अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन है, कहते हैं साइनोसाइडल करंट हैज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की 10 एम्पेयर गिवन है। कहते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीक वैल्यू। पीक वैल्यू I0 हमने कैलकुलेट करनी है। तो जहाँ पर हमारे पास फार्मूला होते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 और 1/√2 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.707 आ जाएगा। तो 0.07 को हम दूसरी साइड पर IRMS के नीचे डिवाइड कर देंगे तो I0 इज इक्वल टू IRMS डिवाइडेड बाई 0.707 आ जाएगा। IRMS की वैल्यू 10 हमने अप्लाई की है जहाँ पर, उसके बाद डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ गया 14.14 एम्पेयर। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि ऐसी डिवाइस का नाम बताएं जो डायरेक्ट करंट को परमिट करे, इजाज़त दे, गुजरने दे, लेकिन अल्टरनेटिव करंट को अपोज करे, ना गुजरने दे। बी पार्ट के अंदर कहता है कि आपके पास ऐसी डिवाइस का नाम बताएं जो परमिट करे अल्टरनेटिव करंट को गुजरने दे, लेकिन डायरेक्ट करंट को ना गुजरने दे। तो ए पार्ट का आंसर है कि इंडक्टर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो अल्टरनेटिव करंट को तो गुजरने देती है, अल्टरनेटिव करंट को तो अपोज करती है, लेकिन डायरेक्ट करंट को गुजरने देती है। रीज़न क्या है, हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है XL इज इक्वल टू ओमेगा एल या 2πfL, और डीसी करंट के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो जहाँ पर F की जगह 0 पुट करेंगे तो XL हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चूँकि हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो 0 आ गई है, तो इस वजह से करंट मैक्सिमम होगा और डीसी करंट जो है वो गुजर जाएगा। लेकिन एसी करंट के केस के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस चूँकि मैक्सिमम होनी है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस मैक्सिमम होनी है एसी के केस के अंदर, तो करंट वहाँ पर मिनिमम होगा, करंट नहीं गुजर सकेगा। बी पार्ट का आंसर है हमारे पास कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो अपोज करती है डायरेक्ट करंट को, लेकिन एसी करंट को गुजरने देती है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है 1/ωc या 2πfc। डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो F की जगह 0 पुट करें तो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इन्फिनाइट आ जाती है। अब पोजीशन जब इन्फिनाइट है तो करंट 0 होना है, तो हमारे पास कैपेसिटर जो है वो DC को अपोज करेगा। लेकिन जब हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटर के लिए इन द केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो वो आएगी हमारे पास मिनिमम। जब मिनिमम आएगी तो करंट मैक्सिमम होगा। तो कैपेसिटर अल्टरनेटिव करंट को गुजरने देता है, डायरेक्ट करंट को नहीं गुजरने देता। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कहते हैं हाउ मैनी टाइम्स पर सेकेंड विल एन इनकैंडेसेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स। जब एक लैंप को हम कनेक्ट करते हैं किसी AC सोर्स के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो 1 सेकंड में वो कहता है कितने टाइम लैंप मैक्सिमम ब्रिलियंस शो करेगा। तो 100 टाइम्स पर सेकंड वो शो करेगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास एक साइकिल के अंदर 1 टाइम्स हमारे पास पॉजिटिव पीक वैल्यू मैक्सिमम आती है और 1 टाइम हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम पीक वैल्यू आती है। तो पॉजिटिव पीक वैल्यू और नेगेटिव पीक वैल्यू की वजह से एक साइकिल में चूँकि उसने 2 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू शो करनी होती है, तो 2 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। तो 100 टाइम मैक्सिमम ब्रिलियंस शो करेगा 1 सेकंड के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक AC सोर्स है जिसके साथ एक इंडक्टर और एक स्विच कनेक्ट किए हुए हैं हमने। कहते हैं हम स्विच को क्लोज़ करते हैं, क्लोज़ करने के बाद फिर रीओपन करते हैं। जब रीओपन करते हैं तो वो कहता है स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग क्यों होती है? तो जब हम इस स्विच को पहले हमने क्लोज़ करते हैं तो करंट मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, 0 से I0 मैक्सिमम करंट की तरफ जाता है। फिर जब रीओपन करते हैं तो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ करंट रेड्यूस होता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास EMF प्रोड्यूस होता है इस इंडक्टर के अक्रॉस। जब EMF प्रोड्यूस होता है इस इंडक्टर के अक्रॉस, तो स्पार्किंग अकर होती है। 5 क्वेश्चन के अंदर कहता है कि हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी इफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। के फ्रीक्वेंसी को हम डबल करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा इक्वल है 2πf के, आगे L लगा दिया। तो फ्रीक्वेंसी को हमने डबल करना है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज होनी है। XL डैश इज इक्वल टू 2π, F की जगह हमने 2F लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय L आ गया।
तो एक्स एल डैश इज इक्वल टू 2, ये 2 बाहर लिख लिया, बाकी 2 पाई एफ एल लिख लिया। 2 पाई एफ एल इक्वल था हमारे पास एक्स एल के, तो एक्स एल। तो न्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो डबल हो गई है पहले वाली इंडक्टिव रिएक्टेंस से जब हमने फ्रीक्वेंसी को डबल किया है। बी पार्ट के अंदर हमने प्रूव करना है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी, ओमेगा इक्वल है 2 पाई एफ के। एफ को हमने डबल करना है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस चेंज हो जाएगी, एक्स सी डैश हो जाएगी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ की जगह 2f और आगे सी। तो जहाँ से हमने 2 को बाहर निकालना है तो 1/2 पाई एफ सी एक्स सी के इक्वल है, ये 2 नीचे आ गया। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास जो न्यू आई है फ्रीक्वेंसी को डबल करने से वो हाफ हो गई है पहले वाले का। 5 क्वेश्चन के अंदर कहते हैं इन आर एल रेजिस्टिव इंडक्टर सर्किट विल द करंट लैग और लीड द वोल्टेज। करंट लैग करेगा या लीड करेगा वोल्टेज को। तो इलस्ट्रेट योर आंसर बाय अ वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम के थ्रू हमने इसको एलैबोरेट करना है। तो रजिस्टर इंडक्टर सर्किट इसको हमने पहले पढ़ा हुआ है, पीछे आर्टिकल्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन था हमारे पास। तो इसके अंदर हमारे पास जो करंट था वो लैग करता था। करंट लैग करता है वोल्टेज को और वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। हमने ये डायग्राम ड्रा करते नहीं है कि हमारे पास वोल्टेज जो है एक्स एल का वो लीड कर रहा है और हमारे पास वोल्टेज रजिस्टर का जो है वो लैग कर रहा है। मतलब ये कि हमारे पास करंट जो होगा वो यहाँ पर होगा, इस एक्सेस के ऊपर होगा, करंट यहाँ पर होगा और वोल्टेज VRMS यहाँ पर होगा। तो वोल्टेज जो है ये VZ हमने वोल्टेज यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। तो ये वोल्टेज हमारा क्या करेगा, लीड कर रहा है किस चीज़ को, करंट को। IRMS हमारा यहाँ पर है, लेकिन हमारे पास VZ जो है VRMS या हम कह लें वो यहाँ पर है। तो वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, करंट लैग कर रहा है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स VL डिवाइडेड बाई XL। VR होता है VL IRMS XL के इक्वल है, VR IRMS R के इक्वल है। IRMS से IRMS कैंसल, XL डिवाइडेड बाई R आ गया। XL ओमेगा L के इक्वल होता है डिवाइडेड बाई R आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कहते हैं अ चोक कॉइल प्लेस्ड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक लैंप इन एन AC सर्किट। एक चोक कॉइल इंडक्टर जो है उसको हम कनेक्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिक लैंप के साथ, एक AC सोर्स के साथ। हमारे पास मतलब इंडक्टर, इलेक्ट्रिक लैंप और AC सोर्स जो है वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। कहते हैं सर्किट काज द लैंप टू बिकम डिम। लैंप जो है वो डिम हो जाता है, वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है। जब एक इंडक्टर, एक इलेक्ट्रिक लैंप और AC सोर्स हमने सीरीज़ में कनेक्ट किए हुए हैं तो कहते हैं हमारे पास लैंप जो है वो डिम हो जाता है, क्यों हो जाता है। और जब हम एक वेरिएबल कैपेसिटर इस सर्किट के अंदर ऐड करते हैं और उसको एडजस्ट करते हैं इस तरीके से कि लैंप जो है वो पहले जैसे ऑन था, जैसे पहले उसकी ब्राइटनेस थी वैसे ही रहती है, तो ऐसा क्यों होता है, इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। तो ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर तो ये है हमारे पास कि करंट का फार्मूला होता है V डिवाइडेड बाई R ओहम लॉ के मुताबिक। तो जब हमने इंडक्टर कनेक्ट किया है तो इंडक्टर कनेक्ट करने से हमारे पास फार्मूला होना है करंट का I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई Z। चूँकि हमारे पास जो इम्पीडेंस है Z इंडक्टर की और हमारे पास जो लैंप था उसकी रजिस्टर, उसके अंदर रजिस्टर है एक किस्म का, और रजिस्टर है हमारे पास। तो रजिस्टर और इंडक्टर उन दोनों की रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। इम्पीडेंस जिसे कहते हैं Z इज इक्वल टू R² प्लस XL का स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये इम्पीडेंस इंक्रीज़ होगी। जब इम्पीडेंस इंक्रीज़ होनी है तो करंट रिड्यूस होना है, जब करंट रिड्यूस होना है तो लैंप डिम हो जाना है, उसकी ब्राइटनेस कम हो जानी है। लेकिन जब हम एक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर के केस के अंदर करंट का फार्मूला होना है I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब वहाँ पर हमारे पास XC और XL एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, हम इस तरीके से उनको एडजस्ट करते हैं कि हमारे पास जो इम्पीडेंस होती है Z वो R के इक्वल हो जाती है। मतलब जब रेजिस्टेंस चेंज ही नहीं हुई, जब रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुई तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुई तो करंट भी चेंज नहीं होगा। जब करंट सेम रहेगा तो इसका मतलब है I2 I के इक्वल है, करंट सेम है तो लैंप जो है उसकी ब्राइटनेस कम नहीं होगी।
थ्योरेटिकल आंसर भी लिख सकते हैं कि जब आप एक चोक कॉइल एडजस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक लैंप के साथ तो उस केस के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाती है। जब रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज़ कर जाती है, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है तो करंट रिड्यूस कर जाता है और लैंप डिम हो जाता है, बल्ब डिम हो जाता है। लेकिन जब हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर कनेक्ट करने से हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास रेड्यूस हो जाती है। जब रेजिस्टेंस इम्पीडेंस रेड्यूस हो जाती है तो इस केस के अंदर करंट सेम रहता है। जब करंट सेम रहता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को जो हमारे पास लैंप है वो सेम ब्रिलियंस के साथ ऑन रहता है, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। 8 क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सोर्स। जब हमारे पास चार्ज एक एक्सेलरेटिंग होता है तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। अगर चार्ज रेस्ट पर है या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं होती। सिंपल आंसर इज़ दैट कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होंगी। रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहते हैं हाउ द रिसेप्शन ऑफ द पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सिलेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट। रेडियो सेट के ऊपर आप पर्टिकुलर स्टेशन कैसे आप मतलब पिकअप कर लेते हैं, कैसे उसको चला लेते हैं। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो होता है वो होता है एफ इजिकल टू 1/2 पे एल सी का अंडर रूट। एल हमारे पास कैपेसिटर की इंडक्टेंस है और सी हमारे एल जो है वो इंडक्टर की रिएक्टेंस है और हमारे पास सी जो है वो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की। तो एक्चुअली हम कहते हैं कि जब हम एक पिकअप करते हैं स्टेशन हमारे अपने रेडियो स्टेशन के ऊपर, रेडियो सेट के ऊपर, तो एक्चुअली हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होते हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो पीछे से जो सिग्नल आ रहा होता है उस सिग्नल को हम क्या करते हैं वहाँ पर रिसीव करते हैं। जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है वो हम वहाँ पर सिग्नल रिसीव करते हैं रिसीविंग एंटीना के ऊपर, जो सिग्नल पीछे से ट्रांसमिशन एंटीना से आ रहा होता है। एक्चुअली हम फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे होते हैं और फ्रीक्वेंसी कैसे सेट कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर लगा होता है सर्किट के अंदर, कैपेसिटर वेरिएबल होता है। जब कैपेसिटर वेरिएबल होता है उसकी कैपेसिटेंस हम चेंज कर रहे होते हैं। कैपेसिटेंस चेंज करने का मतलब होता है कि हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपना जो सूटेबल हमारे पास स्टेशन होता है उसको हम पिकअप कर लेते हैं, अपना सिग्नल पिकअप कर लेते हैं। लास्ट 10 क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज़ मीन बाय द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब है कि जब हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ कंबाइन करते हैं तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। जहाँ पर क्रॉस टक्कर होते हैं एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता है, जहाँ पर ट्रफ आता है एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो जाता है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कैरियर वेव के साथ जब कंबाइन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। जहाँ पर क्रस्ट आते हैं वहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, जहाँ पर ट्रफ आता है फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है।